हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूं। यहां पे लेक्चर नंबर 4 लेके यकीन 5.0 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया है। हम लोगों को अब समझ में आ गया है क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, फोर स्ट्रेट वायर एक एलिमेंट की वजह से बायट सेवर्ट लॉ से आया था, और एक स्ट्रेट वायर को हम लोगों ने निकाला था फाइनाइट वायर को बाय इंटीग्रेशन। हाँ, डेरिवेशन नहीं करना, उसका फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से होती है, एक वायर के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो फार हमने ये सारी चीजों पे चर्चा की है। आज इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, क्या था वो, क्या टॉपिक था वो टॉपिक था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। यानी कि दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई है। मैंने पहले ही कहा था चैप्टर को दो हिस्सों में बांट लो बच्चों। इस चैप्टर को दो हिस्सों में हम लोग बांट रहे हैं, और उनमें से एक हिस्सा यही है कि हम लोग फोर्स पे डिस्कस करें, और एक हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक फील्ड पे चर्चा कर ली है, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्सेस पे। ठीक है। शुरू करूंगा मैं आज का ये जर्नी। आज जो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस फॉर्मूले से, यानी कि जो हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पहले हम फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद हम लोग पाथ की बात करेंगे कि चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। फिर हम लोरेंस फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है लोरेंस फोर्स, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है तो क्या होता है, इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर विदाउट एनी डिले। अब हम शुरू करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो फोर्स की बात की जा रही है, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। और हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ तभी लगता है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो। अगर रेस्ट पे है, सुस्त है, एकदम स्टेशनरी है, बैठा हुआ है आराम से, कोई फोर्स नहीं लगेगा। वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो, फोर्स नहीं लगेगा। हमने देखा था जो फोर्स का फॉर्मूला होता था वो डेफिनेटली ऐसे होता था, क्यू वी क्रॉस बी। यानी कि यहां से जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो आप फोर्स के फॉर्मूले को लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि इन सब फैक्टर्स पे आपका मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। अगर आपने वेलोसिटी जीरो कर दी, स्पीड जीरो कर दी, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। पहले ही मैंने बोला था, तो ये बात याद रखना, कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर आपकी स्पीड जीरो है। कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। थीटा अगर आपका 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां पे हम लोगों ने ये कंडीशन डिस्कस की थी, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन आएगी। अगर आप डायरेक्शन पे चर्चा करना चाहते हैं तो डायरेक्शन के बारे में मैं पहले बता दूं, डायरेक्शन कैसे आएगी, विल बी प्रोवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट, विल बी प्रोवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। एक चीज समझ लें यहां ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज यहां से हमें समझनी चाहिए कि जो मेरा फोर्स है ना, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो भी मेरा मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है जो भी वेलोसिटी है, और ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स इज परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा फोर्स, किसके परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वी एंड बी, टू प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के हमेशा ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा। फोर्स और वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। ये बात आप याद रख सकते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी है। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे में वो वेलोसिटी को बढ़ा या घटा नहीं सकता। ये बात याद रखें। इस चीज को मैं यहां साइड में लिख देता हूं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में भी तो ये चीज हमने पढ़ी थी, याद है, वर्क पर एनर्जी में। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ तो वो वेलोसिटी को ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। इसका मतलब स्पीड ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है। यानी कि इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, v का जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर इंक्रीज और डिक्रीज, कैन नेवर इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि यहां पे
वर्क डन बाय सच फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय सच फोर्स इज ऑलवेज जीरो। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी रहेगी, यानी कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे हमारा काइनेटिक एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये एक ऐसा फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना कोई वर्क डन कर सकता है, क्योंकि फोर्स यहां वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये बात आप याद रखना। यानी कि यहां पे ये फोर्स हमें कैसे पता चला परपेंडिकुलर है भाई? हमें कैसे पता चला? अरे सर फॉर्मूला बता रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का नियम होता था, जिन दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, जो उसका रिजल्टेंट है, यहां कुछ फोर्स रिजल्टेंट का काम कर रहा है, वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। बात समझ में आती है? यानी कि फोर्स है परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, तो यहां पे कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा, यहां पे कोई एनर्जी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा, स्पीड ना बढ़ेगी, स्पीड ना घटेगी, काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ेगी ना काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ये बात हम लोगों को पहले से क्लियर होनी चाहिए, इसको अच्छे से हम लोग नोट कर ले, ठीक है ना? ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम फोर्स निकाल चुके हैं तो क्या हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? इसी फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर दें, चार्ज पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दें, तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या एक्सेलरेशन होगा? क्या ये नहीं पता लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। यानी कि सर एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो जी। किसके मास से डिवाइड कर दो? किस पे फोर्स देख रहे हैं? चार्ज पार्टिकल पे देख रहे हैं, उस चार्ज पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दो, सिंपल। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, अगर एक्सेलरेशन पूछ ले, मान लो एक्सेलरेशन पूछ ले, तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर वो बोलेगी जी एक्सेलरेशन मांगता है अपने को, है ना, अपने को चाहिए क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है भाई? एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, जो भी आपने फोर्स निकाला है उसको चार्ज पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दें। एक चीज हमेशा याद रखें, चार्ज पार्टिकल दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फोर्स की डायरेक्शन दोनों पे अलग लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे अलग, नेगेटिव पे अलग। यानी कि अगर हम यहाँ चार्ज डाल रहे हैं तो विद साइन डालेंगे। चार्ज को हम कैसे डालेंगे? विद साइन। यहाँ पे फॉर्मूले में चार्ज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे अलग फोर्स और नेगेटिव चार्ज पे अलग फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स अलग लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलग लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अरे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही ले लो ना भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में क्या फर्क है पहले बता दो मुझे। सर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, यही तो फर्क है ना दोनों में। और क्या फर्क है? यही है ना। बाकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दोनों का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा और प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो सेम होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम आएगा, बट जो डायरेक्शन आएगी ना वो अपोजिट आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन पे एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो प्रोटॉन पे माइनस एक्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो प्रोटॉन पे प्लस वाई डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा उतना ही। बात समझ में आ रही है? फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की नहीं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको मास से फर्दर डिवाइड करना पड़ता है। ये बात क्लियर है? चलो यहां पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे एक सवाल है जी आप लोगों के लिए, क्या ये सवाल आप कर सकते हो? अ प्रोटॉन जिसका मास हमें दिया गया है, उसका चार्ज हमें दिया गया है, इट एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। घबराना नहीं है, यही टेस्ला होता है, इसी को हम टेस्ला कहते हैं। विद अ वेलोसिटी ऑफ 3.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन पूछा है। क्या ये सवाल आप ऐसे कर दोगे, ऐसे चुटकी बजाते ही? क्या ये सवाल कर दोगे? फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स जानते हैं, और फोर्स पता हो तो एक्सेलरेशन निकालना हम जानते हैं। यानी कि अपने को तो सर पता है एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। और फोर्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो मेरा प्रोटॉन है वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यहाँ पे साइन थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि अपना जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। अरे परपेंडिकुलर का यही मतलब है ना, मैक्सिमम फोर्स। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा? जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। वो दोनों जब परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा 90 डिग्री होता है,
और जब थीटा 90 डिग्री होगा, अरे इस फॉर्मूले से देख लो ना भाई, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा ना, है ना। लिख दो यहाँ पे, वैसे हमने ये लास्ट क्लास में देखा था, अगर थीटा मेरा 90 डिग्री हो गया तो फोर्स मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, QVB। और अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है ना या 180 डिग्री हो गया, उस केस में मेरा फोर्स 0 हो जाता है। तो अपने पास मैक्सिमम फोर्स वाला क्वेश्चन आ गया जी। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, कितना आसान है भाई। सर जी यहाँ कर देंगे चार्ज इंटू वी इंटू बी डिवाइडेड बाई एम। चलो बताओ चार्ज कितना है अपने पास, ये रहा चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेलोसिटी कितनी है जी अपने पास, वेलोसिटी ये रही 3.4 इंटू 10 की पावर 7। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अपने पास, वो ये रही, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई 2। अब डिवाइडेड बाय मास कितना है अपने पास 1.67 है ना, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप 6 के आसपास भी ले सकते हो, इंटू 10 की पावर -27। क्या रह गया, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई, अरे 1.6 को अप्रोक्सीमेटली 1.6 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या है 3.4 इंटू 2, अप्रोक्सीमेटली ऊपर 6.8 आ जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, 1.67 और 6 को काट दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 6.8। अब ये 10 की पावर -27 है, ऊपर जाके बन जाएगी +27, यानी कि ऊपर बन जाएगी 34। 34 माइनस 19 कितना हो जाएगा 15, है ना। 34 माइनस 19 कितना हो जाएगा भाई, 34 माइनस 20 होता है 14, तो 19 हो जाएगा 15। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो सबसे आसपास आंसर दिखे उसको मार्क कर लो, सभी में 6.5 है, मतलब 6.8 की जगह 6.5 आ जाता अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर तो हमें पावर की टर्म में ही देखना है ना। क्या ये पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ध्यान से देख लो भाई, क्या ये पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बस पावर का ही खेल है। 10 की पावर -27 को ऊपर ले जाओगे 34, और 34 माइनस 19 कितना हो जाएगा 15। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सारी यूनिट चेक कर लेना, कहीं किसी यूनिट में कोई गड़बड़ ना हो, सारी यूनिट चेक कर ली, क्योंकि देखो सारे ही 6.5 आ रहे हैं, बस 10 की पावर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व, आसान है, एकदम सिंपल है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अ प्रोटॉन इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सर जी प्रोटॉन की स्पीड दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम प्रोटॉन का चार्ज जानते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ले लें, जानते हो ना जी, ठीक है। इट एंटर्स एट एन एंगल 60 डिग्री टू दी एक्स एक्सिस। चलो मैं बना लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये अपनी वाई एक्सिस है। वो बोल रहा है जो प्रोटॉन एंटर किया गया है, इट इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ इतना एट एन एंगल 60 डिग्री टू एक्स एक्सिस, यानी कि प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, प्रोटॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्स से ये जो एंगल है 60 डिग्री है। और इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इज अप्लाइड अक्रॉस वाई डायरेक्शन। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्लस वाई डायरेक्शन में, ये ध्यान से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स कितना लगेगा, कौन सा एंगल चाहिए, 60 डिग्री या ये वाला, सोचो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा वी, इनके बीच का एंगल चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल डेफिनेटली ये वाला होगा, 30 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, ध्यान रखना 60 डिग्री मत ले लेना, 60 डिग्री तो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से एंगल है, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी वाई डायरेक्शन में है, तो हमें तो चाहिए एंगल वी और बी के बीच का, अपने को तो ये एंगल नहीं चाहिए ना, पर इसकी वजह से हम ये तो बता पा रहे हैं, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। कमाल हो गया जी, अब आ जाएगा मेरा फोर्स का फॉर्मूला QVB sin 30, ठीक है ना, बस यही आ जाएगा ना, QVB sin 30 डिग्री, 60 नहीं आएगा ना, 30 आएगा ना, पक्का ना। चलो Q की वैल्यू कितनी डाल दें भाई, चार्ज कितने अपने पास, चार्ज है अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेलोसिटी देखो जरा ध्यान से, 2 इंटू 10 की पावर 6, 2 इंटू 10 की पावर 6। मैग्नेटिक फील्ड देखो भैया ध्यान से, 0.1 टेस्ला, यानी कि 10 की पावर -1, और sin 30 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल किया, कितना आ गया -1 -19 कितना आ गया -20 और 6, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -20 प्लस 6 कितना आ गया -14, कितना आ गया -14। और फोर्स है तो न्यूटन में ही होगा, फोर्स है तो न्यूटन में ही होगा, यानी कि ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, आसान है, सरल, सिंपल, हो गया ये अच्छे से, आगे बढ़ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है।
अ मूविंग चार्ज विल गेन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ। सो जरा ध्यान से समझो, हम लोगों को पता है, अब एक चीज पता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है आज, भैया मैग्नेटिक फील्ड ना कभी भी स्पीड को बढ़ाती या घटाती नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्पीड को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ बहा के ले जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में ये क्षमता नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स तो लगता ही तब है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, और वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो वो स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि आप याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर सकता है, में चेंज, ऑब्वियसली इट कैन चेंज, ये तो हमारी स्पीड को बढ़ा सकता है, कैन चेंज स्पीड। बट मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा होता है, अगर हम बात करें, ये क्या लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता था ना, हमने पीछे देखा था। मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा फोर्स है जो काइनेटिक एनर्जी को बदल सकता है? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्पीड बदल सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो अपने साथ लगाता है फोर्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव है अपोजिट लगेगा। बट ये आपकी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है। बट मैग्नेटिक फोर्स में ये ताकत नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स में ये क्षमता नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगता है और वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बदलता है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको बदलता है, स्पीड को नहीं चेंज करता। यानी कि डेफिनेटली इनमें से पूछा गया, इनमें से कौन काइनेटिक एनर्जी गेन करा सकता है, खुद सोचो किसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन हो सकती है। तो आप डेफिनेटली कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला। When a charged particle moves at right angle to a magnetic field, then which of the following quantities change? तो यानी कि अब आप लोगों से बोल रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या बदल सकता है, स्पीड या डायरेक्शन? जल्दी से बताओ, वो वेलोसिटी का क्या बदलता है, स्पीड या डायरेक्शन? डेफिनेटली डायरेक्शन, स्पीड नहीं बदलता ना। तो डायरेक्शन बदलने से क्या बदल सकता है वो सोचो। अगर हम ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फोर्स क्या बदल सकता है, वो एनर्जी नहीं बदल सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वो एनर्जी नहीं बदल सकता। वो मोमेंटम बदल सकता है, हाँ वो मोमेंटम क्यों बदल सकता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई, यानी मोमेंटम बदल गया। अरे भैया कोई चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, अब वो लेफ्ट जाने लगेगा, डायरेक्शन बदल गई, मोमेंटम बदल गया ना। अरे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बदलने से मोमेंटम बदल जाएगा, स्पीड नहीं बदलता, है ना, स्पीड नहीं बदलता। डेफिनेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सेकंड वाला ऑप्शन। आ रहा है ना समझ में? लीनियर मोमेंटम बदल जाएगा, स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इफ फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहां हम लोगों को चर्चा करनी है इस स्पेशल केस की, जहां पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जब हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। इसको आप ऐसे समझना कि मान लो ऑलरेडी एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, समझो ऐसे, मान लो ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल है, मान लिया मैंने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? मैंने मान लिया राइट साइड मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इधर है। अब हम इसके परपेंडिकुलर एकदम से मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑन कर रहे हैं। मैं जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ वो इनटू द पेज दे रहा हूँ, इस तरीके से जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ, इसका मतलब जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसको दे दी है, वो कैसी दे दी है? इनटू द पेज। इनटू द पेज मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है, यानी कि जो बी है वो कैसी है? इनटू पेज। और मैंने कैसी मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी है, मतलब स्पेसिंग बिटवीन द लाइन आर फिक्स्ड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पे। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, और सारी मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनटू द पेज ऑन कर दी है। अब इस पे फोर्स लगेगा। अब क्या लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा और ये मूव करने लगेगा। ऑब्वियसली मूव तो पहले भी कर रहा था, अपनी डायरेक्शन बदलेगा। मूव तो ये पहले भी कर रहा था। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है? पहले ध्यान से देख लो, पहले तसल्ली कर लो, क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? तसल्ली कर लो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनटू द पेज है सर, इस डायरेक्शन में। और वेलोसिटी कहाँ है मेरा? ये वाला हाथ। क्या ये परपेंडिकुलर है मेरे दोनों हाथ? देख रहे हो ये दोनों हाथों में एंगल कितना है? 90 डिग्री है,
ठीक है ना, परपेंडिकुलर। अरे भैया एक ये डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ना भैया, इन दोनों हाथों में एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। अब ऐसे में इस पे जो फोर्स लगेगा उसको देखने का तरीका क्या है? इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो पहला तरीका जो आप लोग छोटी क्लास से देखते आ रहे हो, हम इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है, ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथ को ये पोजीशन देते हैं। देखो मेरे हाथ की पोजीशनिंग देखो, मैं कैसे दे रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं, इस तरीके से बना सकते हो एकदम, ठीक है ना, एकदम स्टाइलिश ये, ठीक है ना, इस तरीके से करो। पहले अपने हाथ की पोजीशनिंग ऐसे करो, लेफ्ट हैंड की, राइट की नहीं, लेफ्ट हैंड की, उल्टा हाथ, जानते हो ना उल्टा हाथ कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है ना। ऐसे कर लिया। इनके बीच में एंगल कितना है, कितना एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री है। इनके बीच में होना 90 चाहिए, बदल मत देना। मैंने देखा रूल अप्लाई करते टाइम लोगों की उंगलियां ऐसे हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। और फिर अगर आप देखो ध्यान से, इन दोनों उंगलियों के बाद मैं तीसरी उंगली को खोल रहा हूं, इस वाली को, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। अंगूठे और इस उंगली के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। किसी भी दो उंगली के बीच में आप एंगल देख लो, हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। इन दोनों में 90 डिग्री, इन दोनों में 90 डिग्री, और अंगूठे में और इसके बीच में भी 90 डिग्री है। किसी भी दो उंगली के बीच में एंगल आपको 90 मिलेगा। थंब, ये मेरी कौन सी हो गई, फोर फिंगर, और ये मेरी क्या हो गई, ये जो सबसे बीच वाली फिंगर है, सेंट्रल फिंगर हो गई, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, इसको हम फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर भी कह सकते हैं। थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सो आप इस तरीके से अपने हैंड्स की पोजिशनिंग करो, मतलब आप अपने हाथ को इस तरीके से पोजीशन करो। ये आपका थंब हो गया, ये आपकी पहली वाली फिंगर हो गई, और उसके बाद तीसरी फिंगर आपकी ऐसे होती है, ठीक है ना। इन तीनों फिंगर्स का काम है, ये थंब होता है, ये मेरा अंगूठा है। अगर हम थंब की बात करें, ये हमें क्या इंडिकेट करती है, फादर, यानी कि फोर्स। एफ से फादर, एफ से फोर्स। और सेकंड हमारी क्या यूज करते हैं हम इसके लिए, मदर, यानी कि यहां पे हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर, ठीक है ना, माँ बाप हो गए ना भैया, ठीक है ना, फादर मदर। और तीसरा, फादर मदर के बाद कौन आता है, चाइल्ड आता है। यहाँ पे चाइल्ड का मतलब क्या है, करंट। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में करंट होगा। यानी कि थंब इंडिकेट करेगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। यहां थंब को लास्ट में लगाना है, पहले इन दोनों की पोजीशनिंग करनी है, इन दोनों फिंगर्स की पोजीशनिंग करनी है, फिर थंब को लाना है। और एंगल नहीं बदलना चाहिए। मैं जैसे मर्जी अपने हाथ को हिला रहा हूं, देख रहे हो इनके बीच का एंगल नहीं बदल रहा। अगर इसमें दिक्कत होती है, कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है ना। सालों की मेहनत है हमारी, तो हाथ के बीच में अभी एंगल फिक्स रहता है। मैंने बच्चों को देखा है, रूल अप्लाई करते टाइम ये दोनों उंगलियां ऐसी हो जाती हैं। करोगे देखना, फिर कहोगे सर गलत आंसर आ रहा है। इसलिए गलत आता है क्योंकि आप उंगलियों के बीच का एंगल नहीं फिक्स कर पा रहे। ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है, इनके बीच का एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ मोड़ना नहीं है हाथ को, कुछ करना नहीं है, उंगलियों के बीच के एंगल को बदलना नहीं है, ठीक है। अब याद रखना, ये है मेरा फादर, फादर का मतलब फोर्स, मदर, मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड, करंट, करंट या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं इस फिंगर को कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बताओ, इनटू द पेज है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनटू द पेज है, ठीक है ना। और देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं ये वाली फिंगर कर रहा हूं, सबकी नजर इसी पे हो, ठीक है ना। अब ये फिंगर यहां से हिलेगी नहीं, अब मैं जो मर्जी करूं। और करंट की डायरेक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको कर देता हूं, ये करंट की डायरेक्शन में हो गई। तो ये हो गई मेरे चार्ज की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, है ना। वेलोसिटी मेरी राइट साइड थी, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब फोर्स कहां लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर लग रहा है। यानी कि ऐसे में जो इस पे फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो आप खुद सोचो, वेलोसिटी राइट थी, फोर्स लग रहा है ऊपर। अरे कोई आगे जा रहा हो और एकदम से ऊपर की तरफ से फोर्स लग जाए, कोई चीज आगे जा रही हो और फोर्स एकदम से ऊपर लग जाए, तो फोर्स ऊपर लगेगा तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ वेलोसिटी है, एक फोर्स ऊपर है, तो ये इसको ऊपर की तरफ भी एक वेलोसिटी देने की कोशिश करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाते जाते ऐसा हो जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाएगी। अभी ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाएगा। पर अब इसकी वेलोसिटी कैसे है, इस मोमेंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन अब ये है, ठीक है। पर मैग्नेटिक फील्ड अब भी इनटू द पेज है। फिर से आप देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर,
ठीक है ना, और वेलोसिटी इधर है, ऐसे करो तो अब जो मेरा थंब है वो कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब मेरा थंब कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन फिर से बदल जाएगी, क्योंकि अब आप ध्यान से देख सकते हो इसकी वेलोसिटी इधर थी, फोर्स इधर था, तो ये बीच में कहीं जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन फिर से बदल जाएगी। अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, अब ये ऐसे जा रहा है। मान लो अब इसकी वेलोसिटी कहाँ हो गई, कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई। अब ये कुछ ऊपर जाने की कोशिश है इसकी, अब इसकी जो कोशिश है वो है ऊपर जाने की, वेलोसिटी कहीं ऊपर हो गई। अब आप देख सकते हो फिर से ऐसे देखोगे तो फोर्स आ जाएगा लेफ्ट साइड, अब ऐसे लगाओगे तो फोर्स आ जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो मोशन होगा ना, ये अब ऐसे जाते जाते कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर फोर्स लगेगा इधर और वेलोसिटी होगी इधर, फिर ये ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाएगा, फिर फोर्स लगेगा नीचे, वेलोसिटी होगी इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। तो ऐसे करते 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 ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर लेगा, यानी कि हर बार फोर्स इधर लगेगा और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, कुछ टेंजेंशियल दिखेगी, यानी कि जो इसका पाथ होगा वो हमें कैसा नजर आएगा, सर्कुलर। और अगर आप सारे फोर्सेस को ध्यान से देखो, वो एक ही जगह जाके मिलेंगे, सेंटर पे। सारे फोर्सेस एक ही जगह जाके मिलेंगे, वो कहां जाके मिलेंगे, सेंटर पे। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है इसको सर्कल में घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो फोर्स है इसको सर्कल में घुमा रहा है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है और इसको सर्कल में घुमा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप कह सकते हो हमारा फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यहां पे आप कह सकते हो हियर मैग्नेटिक फोर्स, यहां पे जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं आपको बताता हूं समझने में गलती क्या करते हैं बच्चे। मैंने जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की है ना, बच्चे कहते हैं सर यहां तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक, आप इनको जोड़ क्यों नहीं रहे। नहीं बेटे नहीं, मेरी बात समझना ध्यान से। मैं बोलूं आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और एक मॉनिटर है, तो 31 बच्चे नहीं हो गए, उन 30 बच्चों में से एक को ही मॉनिटर बनाया होगा मैंने, है ना। ऐसे क्लासरूम में बना देती थी ना टीचर, भैया 30 की क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, एक को मॉनिटर बना दिया, तो क्लास के एक बच्चे को ही मॉनिटर बनाया ना। यहाँ पे भी जब हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ दो अलग फोर्स नहीं है। अरे ये मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहला रहा है भाई, इस मैग्नेटिक फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल और मैग्नेटिक फोर्स अलग नहीं है। यही हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स भाई, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो एक ही है, वो एक ही है, अलग नहीं है, कहीं जोड़ दो। मैंने देखा बच्चे कहते हैं सर जोड़ दो, सर सेंट्रीपिटल फोर्स भी है मैग्नेटिक फोर्स भी है, क्यू वी क्रॉस बी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, ये टोटल फोर्स होगा सेंटर की तरफ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, उसका हमेशा ही फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाय आर होता है। इस केस में कौन है जो सेंटर की तरफ है, सर मैग्नेटिक फोर्स है। अरे तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा ना भाई, यहां पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स को ही आज से कहा चल बेटे तू सेंटर की तरफ लग रहा है, आज से तू हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही तो होता है ना, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप बोलोगे अच्छा मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफएम मैग्नेटिक फोर्स, एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्यूवीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे इसका सर्कल का कुछ रेडियस होगा ना, इसका जो रेडियस होगा वो हमने बोल दिया आर। देख सकते हो यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा वो कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि इसका पाथ होगा सर्कुलर। पाथ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपसे पूछे पाथ कैसा है, यानी कि यहाँ पे जो इसका पाथ बन गया है वो कैसा बन गया है, सर्कुलर। इसका पाथ बन गया है सर्कुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, रेडियस यहां से आप निकाल सकते हो आराम से, सर्कुलर पाथ है। एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है, उस तरीके पे आने से पहले मैं एक और तरीके से बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा सर ये एंटी क्लॉक घूम रहा है या क्लॉक। यहाँ तो ये कैसे घूम रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ज पार्टिकल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है ना। चार्ज पार्टिकल कैसे घूम रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे एंटी क्लॉक। आपको सर और भी कोई तरीका है कि हम देख के पता लगा लें चार्ज पार्टिकल क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक घूमेगा, एक और तरीका है, पर उससे पहले जो हमने पहले पढ़े थे चीजें उनको एक बार रिवाइज करा देता हूं फिर बताता हूं। यानी कि आप लोगों को इससे पहले मैं रिकैप दे देता हूं, इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जब निकालनी सीखी थी तो हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल सीखा था, याद है। हमने कहा था अगर कोई वायर ऐसे है, ध्यान से देखना, वायर में करंट जा रहा है ऐसे,
वायर में करंट जा रहा है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। थंब को करंट पे रखो, कर्ल्स ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देगी, यानी कि थंब देगा करंट, है ना। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा थंब होता था वो देता था करंट, और अगर आप ध्यान से देखोगे कर्ल्स ऑफ फिंगर देती थी मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे देखो, ठीक है ना। इसको हम थंब रूल कहते थे, राइट हैंड थंब रूल का हम इसको नाम देते थे। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड से लगता था, राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, पर इस रूल में पहले जल्दी से देखो क्या हो रहा है। करंट की डायरेक्शन कौन दे रहा है, थंब। तो यहां पे हम थंब किसकी डायरेक्शन में करते थे, राइट हैंड थंब रूल में थंब देता था करंट, और कर्ल्स ऑफ फिंगर हमें क्या देती थी, कर्ल्स ऑफ फिंगर, फिंगर के जो कर्ल्स हैं वो हमें देते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है जैसे कि करंट दिखाया जा रहा है अंगूठे से, तो कर्ल्स ऑफ फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। फिर हमने देखा था अगर कोई लूप में करंट हो तो हम इस रूल को उल्टा लिख देते थे। मान लो जैसे ये लूप है और इसके अंदर कुछ करंट है, ये हम लोगों ने ऐसे कुछ सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ करंट है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, मान लो जी इसमें कोई करंट ऐसे जा रहा है, सपोज ये मेरा करंट जा रहा है इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे यहाँ पे भी ये राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो बट अलग तरीके से। अरे जब वायर सीधी थी तो थंब इस डायरेक्शन में था और कर्ल्स ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही थी। अब यहाँ करंट कर्ल कर रहा है, करंट घूम रहा है, तो यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर करंट दिखा रहा है ना। ऐसे भी तो सिखाया था मैंने, मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो यहाँ पे जो कर्ल्स हैं, है ना, फिंगर के जो कर्ल्स हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो कर्ल्स ऑफ फिंगर है वो करंट दिखा रही है, इसमें कर्ल्स दिखाती थी करंट और थंब दिखाता था मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे रूल को थोड़ा सा बदल दिया था, थंब दिखाता था हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आ जाती थी। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो फिर हमारा आउट ऑफ द पेज आ जाएगी, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो मैं ऐसे लगाता, फील्ड सेंटर पे आउट ऑफ द पेज आती। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ दोनों जगह राइट हैंड थंब रूल ही है। यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके ही मैंने आपको बताया है, अगर हम ध्यान से देखें, बट इसमें तरीका अलग हो गया। बस कर्ल्स ऑफ फिंगर हमें क्या बता देती है, करंट, और थंब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं इसका। ओके, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, थोड़ी सी चीजों को बदलता हूं। अब मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेट अस से मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये फील्ड कैसी है आपकी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, सोचो। ये फील्ड कैसी है मेरी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, ये फील्ड मेरी इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। इनटू द पेज के लिए मैं क्या करता हूं, क्रॉस, आउट ऑफ द पेज के लिए ऐसे क्या बना देता हूं, डॉट्स। तो ये जब डॉट्स बनाता हूं इसका मतलब है मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है। यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, बी मेरी आउट ऑफ पेज, और यूनिफॉर्म तो हम एज्यूम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म तो हम मान रहे हैं कि फील्ड मेरी यूनिफॉर्म है। अब मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, इस तरीके से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, और आप जानना चाहते हो कि सर अब ये सर्कल में तो घूमेगा, अरे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, है सर, ये घूमेगा, परपेंडिकुलर ही घूमेगा, बट क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक, उसके लिए आप दोबारा से थंब रूल यूज कर सकते हो। इसके लिए दोबारा से क्या कर सकते हो, थंब रूल यूज कर सकते हो। आपको पता है ये घूमेगा कैसे, क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो हम देखना चाहते हैं क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक, तो आप थंब रूल का यूज कर सकते हो, बट अब लेफ्ट हैंड यूज करना। यानी कि अगर आप एक ही बार में, एक ही झटके में, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक है, आप एक ही झटके में जानना चाहते हो कि ये क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो सीधा सीधा लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा दो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये बुक्स में नहीं दी गई है, ये हमने बनाई है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। आपको सर बुक्स में तो दिया नहीं है, ये जस्ट एक तरीका है, हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। आप लोगों के लिए ये बनाया है तरीका कि अगर आपको एक ही शॉट में देखना है कि ये क्लॉक घूमेगा एंटी क्लॉक, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है क्या, है, तो पाथ तो गारंटीड सर्कुलर होगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, पाथ तो सर्कुलर होगा, क्योंकि जो मेरी फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है। अब आप क्या करो, ये रूल लगाओ। अब आप सोचो इसमें थंब क्या बता रहा होगा और कर्ल्स ऑफ फिंगर क्या। यहाँ गोल गोल क्या घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम रही है या फिर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल गोल घूम रहा है। इसका मतलब कर्ल्स ऑफ फिंगर तो सर डेफिनेटली, कर्ल्स ऑफ फिंगर तो यहाँ हमें ये बताएंगे कि चार्ज पार्टिकल क्लॉक घूमेगा एंटी क्लॉक। थंब हमें बताएगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बोलो, आउट ऑफ द पेज। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर दी मैंने, थंब को कर दिया आउट ऑफ द पेज। लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, ध्यान रखना। ओ हाँ, यानी कि ये कैसे घूमेगा, कर्ल्स ऑफ फिंगर्स को देखो वो कैसी है,
क्लॉकवाइज है। कर्ल्स ऑफ फिंगर को देखो वो कैसी है, क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूमने वाला है। कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज घूमेगा। ये करंट नहीं है, ये इसका मोशन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। स्पीड ऐसी होगी, यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी हर जगह, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी, तो यहाँ पे ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। इसका कुछ रेडियस होगा, आर या स्मॉल आर जो भी आप लिखना चाहते हो, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, पर ये घूमेगा क्लॉक। पीछे वाले केस में देखो, इस केस में देखना चाहते हो अगर आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड का इनटू द पेज, तो कैसे घूमेगा, कर्ल्स ऑफ फिंगर आपको कैसे दिखा रखी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाया है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन बदल जाएगी। नेगेटिव के लिए आप सीधा हाथ यूज कर सकते हो, या फिर आप पहले पॉजिटिव के लिए निकाल लो और फिर बोलो अपोजिट। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमना चाहता है तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं तो नेगेटिव क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप इसको प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हो तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हो तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। याद रखना, इस वाले केस में अगर आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसको माना है यहाँ पे वेलोसिटी के साथ, तो ये कैसे घूमेगा, सोचो। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे पता चला, इस रूल से। अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो एंटी क्लॉक घूमता, बस। क्या ये रूल आसान है, इससे आप डायरेक्शन देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने रिकैप दे दिया है यहाँ पे, आपको समझा दिया है, लिख भी दिया है। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। चैट से ध्यान हटाओ, बोर्ड पे ध्यान दो, करके देखो, नोटबुक में ड्रॉ करो, 100% होगा, ठीक है ना, रोक नहीं सकता आपको कोई। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ये चीजें आप लोग देख सकते हो। अब आती है बात, सर रेडियस होगा क्या, रेडियस वगैरह निकालने के लिए आ सकता है कि सर रेडियस वगैरह निकालना सीखते हैं हम। तो यानी कि अगर हमने कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लिया, मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ही बात कर ली, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ मुझे दी गई है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ क्रॉस बना रहा हूं। अब आइडिया आपको पता चल गया है कि क्रॉस का मतलब इनटू द पेज ही होता है। कोई चार्ज पार्टिकल मान लो इसमें घूम रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर रेडियस कैसे निकाली जाए इसकी। ओके, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, स्पीड चेंज नहीं करेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। जो मोशन है यहाँ पे वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन यहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ स्पीड नहीं चेंज कर रही, और सर्कुलर मोशन तो है ही। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोगों को नजर आ रहा है। और कैसे घूम रहा है अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये क्लॉक घूम रहा है या एंटी क्लॉक, सोचो। ये क्लॉक घूम रहा है या एंटी क्लॉक, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये क्लॉक घूम रहा है या एंटी क्लॉक घूम रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, बट अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल मेरा ऐसे है, इस तरीके से यहाँ जा रहा था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये एंटी क्लॉक घूम रहा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, इस पॉइंट पे ये होगी। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको हमेशा वेलोसिटी मिलेगी, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर मिलेगा। तो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, क्या था, जल्दी से देखो। हमें पता है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स Fc मैग्नेटिक फोर्स Fm के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² डिवाइडेड बाई आर, मैग्नेटिक फोर्स होता है qvb। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है यहाँ पे, qvb। v क्या मेरी स्पीड है, b मैग्नेटिक फील्ड है, q चार्ज है। यहां से अगर आप रेडियस निकालोगे तो क्या आएगा भाई, एक v से v कट जाएगा, ये आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई qb। अगर आप वेलोसिटी निकालते हो तो क्या आ जाएगा, qbr डिवाइडेड बाई m। देख सकते हो रेडियस वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें रेडियस का फॉर्मूला मिला है mv डिवाइडेड बाई qb, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला है qbr डिवाइडेड बाई m। रेडियस वेलोसिटी दोनों, स्पीड बेसिकली यहाँ स्पीड कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी नहीं कहा है, इसकी डायरेक्शन बदल रही है, आप या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोले, तो ये रेडियस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। रेडियस के फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं पहला फॉर्मूला कहता हूं। ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपको MV/QB आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता हो। मान लो अब अगर हम अलग तरीके से फॉर्मूले को लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अगर हम इसको लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं मास इनटू स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है। यानी कि रेडियस को आप p डिवाइडेड बाय mv भी कह सकते हैं। यानी कि रेडियस का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया p डिवाइडेड बाय mv। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें,
इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप चाहते हो कि सर रेडियस को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखा है, अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में पूछ लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो भी हमारे पास एक फॉर्मूला है रेडियस का। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं p स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास, तो हम लीनियर मोमेंटम को 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, k का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में आप लिख सकते हो, p मेरा लीनियर मोमेंटम है, k मेरी काइनेटिक एनर्जी है। लीनियर मोमेंटम मैंने p से लिखा था, काइनेटिक एनर्जी को मैं k से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आप देख सकते हो ध्यान से, हम यहाँ से फॉर्मूले में लिख सकते हैं अंडर रूट, p की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2mk, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2mk डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, सॉरी नीचे क्यूबी था, यहाँ पे mb नहीं था, क्यूबी था ना, mb बाई क्यूबी था, यहाँ ध्यान से देख लेना, मैंने शायद mb लिख दिया था नीचे, क्यूबी था, तो रूट 2mk डिवाइडेड बाय क्यूबी। ओके, ये पहले वाला देख लेना, इसमें शायद मैंने नीचे गलती से mb लिख दिया था, क्यूबी था यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ये मेरा रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ये दोनों फॉर्मूलास आपको समझ में आ गए अच्छी तरीके से। लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में लिख सकते हो, mb की जगह क्या लिख दो p, और यहाँ पे फिर p की जगह क्या लिख दो रूट 2mk। ये देखो इस फॉर्मूले से, ये हमने रिलेशन देखा था ना लीनियर मोमेंटम का, ये फॉर्मूला याद है, ये रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, ये कहाँ से आया है, ये हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, नहीं याद तो फिर भी देख लो, रिलेशन बिटवीन p एंड k, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों से पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये भी याद रखना, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी एक फॉर्मूला पूछा जाता है पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में पूछा जाता है। वहां पे आप एनर्जी को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अगर हम ध्यान से देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आप ये भी कर सकते हो, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो आप इसको लिख सकते हो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। डेल्टा वी का मतलब यहाँ कैपिटल वी लिख रहा हूं मैं, इसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि आर का एक फॉर्मूला और बन जाएगा अंडर रूट 2m और इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो ऊपर भी एक q है और नीचे भी q है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रेडियस को अंडर रूट, यहाँ पे हम इस तरीके से ले जा सकते हैं 2m डेल्टा v डिवाइडेड बाय q और डिवाइडेड बाय b, ठीक है ना। मैंने क्योंकि ऊपर एक रूट q था, नीचे हमारा q था, तो नीचे रूट q आ जाएगा, तो 2m डेल्टा v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय चार्ज और डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे ये तीन फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे आपको ये तीन फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज का इंपॉर्टेंस है, कब कौन सा यूज होगा हम डिस्कस करेंगे, कब किस फॉर्मूले को आप यूज करें इस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले आ गए हमारे पास, अभी तक हमने देखा कि हम रेडियस निकाल सकते हैं चार्ज पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा कम होगा कैसा होगा उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला सिंपल, FC और FM को इक्वेट करके आ गया, mv बाई क्यूबी, v को हम लिख सकते हैं QBR बाई m, चाहे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अगर रेडियस पता हो। अब बात करें लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में लिखना है तो mv की जगह डाल देंगे p, नीचे QB एज इट इज आ जाएगा, और अगर हम ध्यान से देखें लीनियर मोमेंटम को रूट 2mk लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई QB, या फिर हम k की जगह डाल सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और यहां से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको कब यूज करें, इसको कब यूज करें, मान लो आपको 2-3 चार्ज पार्टिकल एक साथ दे दे, वो बोले एक ही मैग्नेटिक फील्ड में 2 या 3 अलग अलग तरीके के चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, अगर सबकी स्पीड सेम हो तो ये यूज करो, जब चार्ज पार्टिकल सेम स्पीड से जाएं तो इसको यूज करो, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको क्या नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले में आपको v नजर आ रहा है, तो अगर चार्ज पार्टिकल सेम स्पीड से जाएं इसको यूज करो, सेम लीनियर मोमेंटम से जाएं तो इस फॉर्मूले को यूज करो, सेम काइनेटिक एनर्जी से फील्ड में एंटर करें तो इसको यूज करो, अगर सभी का सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो तो फिर इसको यूज करो। पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, आप चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करा के मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हो, ये वाला कंसेप्ट कब यूज करता है, क्वेश्चन में देगा आप चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ रहे हो, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये वाला कब,
जब सेम स्पीड दी हो, 3-4 चार्ज पार्टिकल हो, सेम स्पीड दी हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब कंपैरिजन के टाइम पे इन फॉर्मूलाज का यूज होता है, अदरवाइज तो डायरेक्ट है, अगर आपको कुछ भी निकालना हो आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सेम स्पीड दी हो, 3-4 चार्ज पार्टिकल दे रखी है, उनके रेशियो वगैरह निकालने हो रेडियस के, इसको यूज करो। सेम मोमेंटम के लिए ये, तभी यहां लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है। सेम काइनेटिक एनर्जी वाले केस में ये, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले केस में ये। ध्यान रखना, स्मॉल वी से मैं स्पीड लिख रहा हूं, वेलोसिटी लिख रहा हूं, और कैपिटल वी से या डेल्टा वी से वो एनर्जी नहीं है, वो हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी खाली वी लिख देगा उसको, बट कैपिटल वी लिख देगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ये जो रिलेशन है, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। एक सवाल पे आते हैं। A beam of iron with velocity 2 into 10 की power 5 meter per second, it enters normally into a uniform magnetic field of strength। देखो भाई, यहाँ जो बीम है उसकी हमें स्पीड दे दी है v, है ना, और हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है b। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या भूल गए, मान लो इतना ही दिमाग खराब हो गया, भूल गए, वैसे तो पता होना चाहिए भाई, चार्ज टू मास रेशियो को ये कहते हैं। नहीं याद आ रहा वहां दिमाग में, नहीं घुस रहा है सर, नहीं, भूल गए सर क्या था स्पेसिफिक चार्ज, तो आप यूनिट क्यों नहीं देखते। यूनिट क्या बता रही है आपको, कूलम पर केजी, चार्ज पर यूनिट मास। यूनिट देख लो, यूनिट से ही तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इसकी यूनिट देख लो तो आपको समझ में आ रहा है सर कूलम को केजी से डिवाइड किया है, यानी कि सर चार्ज को मास से डिवाइड किया है क्या। अरे हाँ बाबा, यानी कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये है क्या रियलिटी में, ये चार्ज डिवाइडेड बाय मास है। ये चार्ज टू मास रेशियो होता है, चार्ज टू मास रेशियो है। ओहो, फिर तो आसान हो जाएगा अब यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या चाहिए, रेडियस निकालना है। चलो, रेडियस का क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, सिंपली देखो, क्लियर है, यहाँ मोमेंटम एनर्जी की तो जरूरत है नहीं, कहीं मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, कहीं भी एनर्जी की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब क्या करें, इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो v, इस m को ना उठा के q के नीचे रख दो, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो q बाई एम। देखो स्पेसिफिक चार्ज बन गया ना ये, इसी को स्पेसिफिक चार्ज कह रहा था ना q बाई एम, इसको स्पेसिफिक चार्ज कह रहा था ये, q बाई एम, ये हमें दे रखा है। अच्छा, v की जगह डाल दें, v की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 है ना, और q बाई एम की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। देखो q बाई एम की जो हमें वैल्यू दी है वो अलग से दे दी है, 5 इंटू 10 की पावर 7, ये वैल्यू हमें अलग से दे दी है, इसको डाल देते हैं ना। ठीक है ना, यानी कि नीचे आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 7, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है क्या हम लोगों को, 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि आप देखो नीचे 10 की पावर 7 है और -2 है, 7 -2 5, ऊपर भी 5 है, ये पावर तो कट जाएंगी तीनों, दिख रहा है ना, 7 -2 5, ऊपर 5, ये कट गया, बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाई 20 है ना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.1। सब कुछ ऐसा यूनिट में किया है तो मीटर में आ जाएगा 0.10 मीटर। हो गया आसान, है ना। नहीं याद आ रहा स्पेसिफिक चार्ज क्या है, नहीं याद आ रहा, कोई चीज नहीं याद आ रही है, तो उसकी यूनिट भी तो देख सकते हैं ना हम, कभी कभी ऐसा होता है, यूनिट देख के चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है ना, सो घबराना नहीं है, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीजों का याद रखो, इन चीजों को दिमाग में रखो, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना एग्जाम में, कॉमन सेंस यूज करनी है। ठीक है ना, ओके, चलो। A particle of mass m and carrying a charge e is fired perpendicular to the uniform magnetic field b with velocity v. The time period of revolution for the subsequent motion is given by. तो यानी कि टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल मुझे रिवॉल्व करता हुआ दिख रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, इनटू द पेज मान लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा था, ऐसे घूम रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये रेडियस हो गई, इसकी जो स्पीड है मान लेते हैं v है, ठीक है ना, इसका जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं कुछ q है, इसका मास मान लेते हैं m है। टाइम पीरियड निकालने का तरीका बहुत आसान है, देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, t यानी कि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो मतलब है वो है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, रेवोल्यूशन हो रहा है, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है, यहां से चार्ज पार्टिकल अगर घूमता हुआ जा रहा है और वापस आ रहा है यहाँ पे, तो कितना टाइम लग रहा है,
उसको निकालने के लिए सिंपली हम कर सकते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना, टाइम को हम डाल सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2πr, ठीक है ना, ये सर्कमफ्रेंस बन गई। कंप्लीट एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में एक सर्कमफ्रेंस कवर की। स्पीड हो गया v, और v का हमने पीछे फॉर्मूला देखा था अगर आपको याद हो, QB R डिवाइडेड बाई m, क्या यही फॉर्मूला था? देख लें एक बार ध्यान से, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, देख लें एक बार, यही था ना, QBR डिवाइडेड बाई m, क्या यही स्पीड का फॉर्मूला था? क्या इसी कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है QBR बाई m? तो आप देख सकते हो R ने R को मार दिया, यहाँ पे T आ गया मेरा 2πm डिवाइडेड बाय QB, यही आ गया ना हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे यही हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो दिस इज माय टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की खासियत क्या है, देखो ध्यान से, टाइम पीरियड कहीं भी स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप देख सकते हो ना स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। आप ये देखो, इट इज इंडिपेंडेंट, ये क्या है अगर हम ध्यान से देखें, इंडिपेंडेंट है ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, है ना, आप स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, पता ही नहीं चल रहा क्या स्पीड है क्या वेलोसिटी है टाइम पीरियड पे। आप एक बार चार्ज पार्टिकल फिक्स कर दो, आपने बोल दिया प्रोटॉन, चार्ज फिक्स हो गया, आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, आपने बोला 10 टेस्ला की फील्ड है, प्रोटॉन है, आपने स्पीड नहीं बताई, स्पीड ज्यादा है या कम है, स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, कुछ नहीं पता, किसी भी स्पीड से आप प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, उसका टाइम पीरियड वही रहेगा। हाँ, रेडियस अलग होगा, ठीक है ना, रेडियस अलग होगा बट टाइम पीरियड वही रहेगा, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड रेडियस। तो ये स्पीड वेलोसिटी रेडियस किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अरे मैं दो चार्ज पार्टिकल छोड़ दूं, दो प्रोटॉन को छोड़ दूं, मान लो मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड है इस रूम में, 100 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक प्रोटॉन को फेंका 200 मीटर पर सेकंड से, एक को फेंका 500 मीटर पर सेकंड से, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रेडियस अलग होगा। अरे दोनों का रेडियस अलग होगा बट दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है ना। अगर आप दो चार्ज पार्टिकल को, सेम चार्ज पार्टिकल को अलग अलग स्पीड से भी फेंकते हो तो रेडियस अलग होता है, क्योंकि रेडियस mb बाई क्यूबी है, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, पर टाइम पीरियड को फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आपने ज्यादा स्पीड, एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है मान लो v स्पीड से, है ना, और दूसरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मान लो इसकी स्पीड कितनी थी मेरी 2v, तो इनका रेडियस अलग होगा, एक का रेडियस r है तो दूसरे का रेडियस 2r होगा, बट टाइम पीरियड इसका भी t इसका भी t, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है इसके। इवन आप फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करो तो आप फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो, आप सिंपली फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 1 बाय टाइम पीरियड, यानी कि QB डिवाइडेड बाय 2πm, ठीक है। इवन फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी क्या इंडिपेंडेंट है, स्पीड के और वेलोसिटी के, रेडियस के, इन पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ये इन पे डिपेंड नहीं करते। सो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था, अब तो आप इसका जवाब दे सकते हो। एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m carrying a charge e is fired perpendicular to the uniform magnetic field induction B with a velocity v, the time period of revolution, तो यानी कि टाइम पीरियड सिंपल है, हमने फॉर्मूला देखा था 2πm डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है e और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये 2πm बाई क्यू भी था, 2πm बाई ई भी आ जाएगा, यानी कि 2πm डिवाइडेड बाई बी, यही वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। If a proton and a deuteron and an alpha particle on being accelerated by same potential difference, देख रहे हो, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, तीनों पे ना चर्चा कर लेते हैं, पहले प्रोटॉन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, पता तो हो ना प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन के मास को मैंने mp बोला, चलो इसको m लिख देते हैं। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है qp लिखा, उसको हम बोल देते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बस पॉजिटिव, इतना, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रोटॉन हो गया। अब अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन, अगर मैं बात करूं, चर्चा करूं ड्यूट्रॉन पे, ड्यूट्रॉन क्या है सर, ड्यूट्रॉन क्या है, ये ड्यूटेरियम से बना है। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन जैसा होता है बट हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके पास एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, यानी कि ड्यूट्रॉन एक्चुअली एक न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बोल रहे हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस है ड्यूटेरियम का, जिसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, अगर मास की बात करें तो दोनों का मास सेम होता है, अगर हम मास की बात करें ड्यूट्रॉन का तो ये 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, यानी कि मैं इसको 2m कह सकता हूँ। ये हाइड्रोजन से डबल हैवी है मास में, है ना, इसके पास एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, हाइड्रोजन एटम में नहीं होता है, ठीक है ना।
वहां सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इस पे एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। और अगर आप चार्ज की बात करोगे, ड्यूटेरियम के चार्ज की QD अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो वो चार्ज ऑफ, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन जैसा ही है, यानी कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसका भी चार्ज यही है, E। ठीक है, अब आ गया हमारा प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया। तीसरे पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, ये क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, एक हीलियम एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हीलियम जानते हो आप, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 2He4 है ना। इसके पास 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को तो भूल जाएं, ये तो सिर्फ न्यूक्लियस है, तो यानी कि ये 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है। ये 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज तो नहीं है, पर मास है, प्रोटॉन जितना ही मास है, इसलिए यहाँ ट्वाइस MP हो गया था, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है ना, ऑलमोस्ट बराबर होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा ही हैवी होता है, बट ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर ले लिया। यानी कि अगर आप मास की बात कर रहे हो अल्फा पार्टिकल के, तो ये तो 4 गुना हो जाएगा प्रोटॉन के मास के, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन जितना ही है, तो आप कह सकते हो 4 प्रोटॉन जितना मास है इसका। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे 4 टाइम्स हम लिख देते हैं। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो 2 प्रोटॉन है, यानी कि 2E हो जाएगा। ठीक है ना, चार्ज कितना हो जाएगा? 2E। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये डाटा हमारे दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए। प्रोटॉन क्या है, ड्यूट्रॉन क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, तीनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है। ठीक है ना, पर अलग मास अलग चार्ज। अब वो कह रहा है दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा? अब अगर हम ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत स्पष्ट है। यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं चार्ज, जो भी हमारा चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है। तो अगर आप प्रोटॉन की बात करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, वो क्या हो जाएगा? उसका चार्ज इंटू डेल्टा वी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन का चार्ज इंटू डेल्टा वी। और अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E और मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि डेल्टा वी तो सेम दिया क्वेश्चन में। अब इनका रेशियो ले लो। अगर आप रेशियो लोगे, KP रेशियो KD रेशियो K अल्फा, मतलब ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हाफ mv स्क्वायर से करते तो फिर वेलोसिटी निकालनी पड़ती, वो लंबा मेथड है, उसको नहीं लगाना है। यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे पता है कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर हाफ mv स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? अरे वेलोसिटी जानते हो क्या? आपको वेलोसिटी दी है क्या क्वेश्चन में? नहीं, फिर चुपचाप हट जाओ, उस रास्ते पे मत जाओ जो रास्ता आपको पता नहीं है। आपको पता है वर्क डन मेरा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, हाफ mv स्क्वायर भी होता है, दोनों ही फॉर्मूले हैं यहाँ पे, दोनों ही एप्लीकेबल है। पर आपको वेलोसिटी नहीं पता है ना, क्यों आप इस मामले में पढ़ रहे हो? आप पहले क्यों वेलोसिटी निकालोगे और डालोगे, जबकि ये आंसर जल्दी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो ये वाला यूज करो फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर नहीं लगाओ, वो लगाया तो फंस जाओगे। हाँ, मास के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट वेलोसिटी के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए ये फॉर्मूला लगाओगे। तो आप देख सकते हो ई डेल्टा वी, ई डेल्टा वी, ई डेल्टा वी, यानी कि यहाँ 1 1, मतलब मैं पहले ऐसे पूरा लिख देता हूँ, ई डेल्टा वी रेशियो ई डेल्टा वी रेशियो 2E डेल्टा वी, यानी कि यहां से हमें क्या मिलेगा? 1:1:2। ठीक है ना, 1:1:2, यानी कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया। समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक है ना, आपको चार्जेस और मासेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखो, इसने रेडियस पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम स्पीड। कैसे एंटर कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे, सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं। ध्यान से देखना कैसे एंटर कर रहे हैं, सेम स्पीड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? सेम स्पीड से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? मैंने आपको बताया था, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, ये फोर्थ वाला है। कौन सा यूज करना चाहिए? सेम स्पीड वाला। ये यूज करना है, सेम मोमेंटम पे, ये एनर्जी पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या ये यूज करना चाहिए? रेडियस निकालना है। रेडियस पूछा जाए तो देखना इन फॉर्मूलेस को, पहला वाला यूज कर लेना चाहिए सर। यानी कि सर यहाँ पे हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला mv/qb है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली आप देखते हो सबके लिए v सेम है, सबके लिए b सेम है, यानी कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास बाय चार्ज। ठीक है ना, मास बाय चार्ज पे डिपेंड कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी
Q बाई एम के यानी कि स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और M बाई क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, M के डायरेक्टली और Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जल्दी से बोलो, यहाँ पे अगर आप सबसे पहले प्रोटॉन की बात करोगे उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन M, वेलोसिटी V, चार्ज E, मैग्नेटिक फील्ड B। अगर आप बात कर रहे हो ड्यूटेरियम के लिए तो उसका जो मास है वो 2m है, जो वेलोसिटी है वो v ही है, चार्ज उसका E है और मैग्नेटिक फील्ड B है। और अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो उसका मास मेरा 4m है, वेलोसिटी v है, चार्ज 2e था, मैग्नेटिक फील्ड B थी। बताया था ना अभी चार्ज मास वगैरह इनके लिए। सो ठीक है, आप देख सकते हो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये दोनों तो सेम आ गए। यहां से अगर आप RP रेशियो RD रेशियो R अल्फा लेते हो तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, mv बाई EB, 2mv बाई EB, 2mv बाई EB, यानी कि यहाँ से आप चाहे तो पहले पूरा लिख लो, mv बाई EB रेशियो 2mv बाई EB रेशियो 2mv बाई EB, यानी कि यहाँ से mv बाई EB, mv बाई EB, mv बाई EB कट जाएगा, 1:2:2। ये आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 1:2:2। तो मेरा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में बदलाव कर सकता है, वो हो सकता है बोलता सेम मोमेंटम से एंटर कर रहे हैं तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते। अगर वो सेम मोमेंटम से एंटर करते तो हम P डिवाइडेड बाई QB का फॉर्मूला यूज करते। ठीक है ना, यहाँ पे उसने बोला है सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला। ठीक है, बना दूं इस क्वेश्चन को भी, चलो आपके लिए बना देता हूं। ठीक है ना, मतलब कंटिन्यू करते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा, पीछे वाला ही क्वेश्चन है। इफ दे एंटर, उसमें बोला था सेम स्पीड से, इफ दे एंटर विद सेम, किससे एंटर कर रहे हैं वो, मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से। दे एंटर विद सेम लीनियर मोमेंटम, वो लीनियर मोमेंटम तीनों का कैसा ले लिया मैंने, सेम ले लिया। अगर तीनों का सेम लीनियर मोमेंटम है ना तो उस केस में हमें पता है रेडियस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो P डिवाइडेड बाई QB हो जाएगा। अब तीनों के लिए ये सेम है तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। ठीक है ना, आप डायरेक्टली देख सकते हो, यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रोटॉन की बात करोगे तो P डिवाइडेड बाई EB, और आप ड्यूट्रॉन की बात करोगे तो मोमेंटम उसका भी सेम है, P डिवाइडेड बाई चार्ज उसका भी सेम है EB, और अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो P डिवाइडेड बाय 2EB, यानी कि यहां से RP रेशियो RD रेशियो R अल्फा अगर आप लिखोगे तो P डिवाइडेड बाई EB रेशियो P डिवाइडेड बाई EB, देखो ना दोनों का चार्ज सेम है ना, अल्फा और ड्यूट्रॉन का, और यहां से P डिवाइडेड बाई 2EB। यहां में मास को नहीं डालना है क्योंकि मास नहीं आएगा फॉर्मूले में, क्योंकि उसने बोला है लीनियर मोमेंटम सेम है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आप देख सकते हो P बाई EB ये कट जाएगा, 1:1:1/2 ये आ रहा है, देखो है ना, P बाई EB, P बाई EB, P बाई EB कट गया तो 1:1 अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको ताकि ये हाफ का फैक्टर हटे। हमें इंटीजर बनाना है, तीनों को इंटीजर बनाना है, ये दोनों तो इंटीजर हैं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये इंटीजर बन जाए, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि आ जाएगा 2:2:1। अरे इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएंगे 2, इंटीजर होने चाहिए ये, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है। अच्छा वो बोलता अगर वो एंटर कर रहे हैं, जैसे कि इसमें बोला है किससे एंटर कर रहे हैं, सेम मोमेंटम से, अगर वो बोलता सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं तो क्या करते, सेम काइनेटिक एनर्जी से अगर एंटर कर रहे होते तो हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या यूज करना था, हमें √2m k डिवाइडेड बाय QB ये यूज करना था। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले प्रोटॉन है उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी EB, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ड्यूट्रॉन के लिए तो आ जाता है 2 टाइम्स, जो ड्यूट्रॉन का मास है वो 2m है, काइनेटिक एनर्जी सेम दी है K, और जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का वो E होता है, और मैग्नेटिक फील्ड B है। और अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल के लिए तो यहाँ से आ जाता है 2 टाइम्स, इसका मास 4m है, काइनेटिक एनर्जी K है, डिवाइडेड बाय चार्ज 2 टाइम्स है, मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है ना, इसका चार्ज 2 टाइम्स है, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो अब आप यहां से अगर रेशियो लोगे RP रेशियो RD रेशियो
आर अल्फा। तो कितना आ जाता, आप देख सकते हो, सबसे पहले इसको तो एज इट इज लिख दो, 2mk डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2mk और नीचे EB, इसमें कोई रूट नहीं है नीचे वाले में। यहाँ पे क्या आ जाता है सेकंड वाले में, आप देखो इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, मतलब √2 को मैं बाहर ले जा सकता हूँ, बाकी सब कुछ वैसे ही बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये अंडर रूट 2mk डिवाइडेड बाई EB। और तीसरा देखो, इसमें से बस मैंने √2 बाहर लिया है, तो ये दोनों चीजें सेम सी लग रही हैं। तीसरा अगर हम ध्यान से देखेंगे अल्फा पार्टिकल वाला, इसमें क्या बनेगा, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ऊपर से √4, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे अंडर √4 आ जाएगा बाहर, और नीचे 2 है ही पहले से, ठीक है ना, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2mk डिवाइडेड बाई EB। क्या किया है मैंने, ये √4 को बाहर ले लिया है, 2mk बच गया ऊपर, और नीचे EB था और 2 ऐसे है, तो √4 और ये तो कट जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या रेशियो आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे 1:2:1, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, आप देखो इसको बहुत ध्यान से, ये इस तरीके से किया जा सकता है। अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को चेंज किया है, यहाँ पे सेम स्पीड से एंटर कर रहे थे, अगर वो क्वेश्चन में देता सेम लीनियर मोमेंटम से तो ऐसे, सेम काइनेटिक एनर्जी से तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, इफ द वैल्यू ऑफ E/m इज इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड था 2πm/qb, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा qb डिवाइडेड बाई 2πm। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, qb/2πm। सिंपल फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को E/m यानी कि चार्ज बाई m, स्पेसिफिक चार्ज हम लोगों को दे दिया है, यानी कि मैं इस फॉर्मूले को पहले ऐसे लिख देता हूं, E/b और m को अलग लिख देता हूं, यहाँ पे 2πm, 2π ऐसे हो गया, ठीक है ना, 2π को इधर रख दिया, m इधर रख दिया, चार्ज की जगह E डाल दिया। E/m की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे दी, E/m की वैल्यू हमें दे दी 1.67 इंटू 10 की पावर 11। क्या मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 3.57 इंटू 10⁻⁻²। आप देखो अब मास कितना है क्वेश्चन में, मुझे मास बताओ जल्दी से, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है, E/m की वैल्यू हमने डाल दी, हम इसमें हम E/m डाल चुके हैं, मास मत डालना, जरूरत नहीं पड़ेगी। 2π की जरूरत है अब हमें, 2π की जगह 2 इंटू 3.14। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे 3.57 है, 1.76 है, 2 इंटू 3.14 है, इसको अप्रोक्सीमेशन से करोगे ना तो आंसर आपको समझ में आएगा, ये प्रीवियस ईयर में आया सवाल है। देखो यहाँ ये 2 से थोड़ा छोटा है, ये 3 से बड़ा है, यहाँ ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप साइड में करके देखो, ऑलमोस्ट सेम सा ही लग रहा है, मतलब ये भी 6 के आसपास आएगा, ये भी 6 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 है, देखो ना, ये 3 इंटू 1.7 है, ठीक है ना, और ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है और ये 2 है, मतलब ये वाला नंबर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये वाला नंबर घटा दिया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम आएगा, आप करके देख लेना, यानी कि ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली ये कुछ 6.2 लिख देता हूं, इंटू 10 की पावर 11 माइनस 2 9 हो गया, और नीचे भी अप्रोक्सीमेटली 6.2, ये कट जाएगा, है ना, 6 के आसपास ही है, 6.28, ये भी अराउंड इतना ही आएगा। तो यहां से मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 10 की पावर 9 हर्ट्स आएगा, जिसको गीगा हर्ट्स कहते हैं, 1GHz, इसको हम गीगा हर्ट्स कहते हैं, गीगा का मतलब ही 10 की पावर 9 होता है, ठीक है ना, गीगा, गीगा मतलब है गीगा, गीगा हर्ट्स। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, अ पार्टिकल इन वैक्यूम मूव्स in a plane of paper from left to right as shown in figure, the path indicated by the arrow could due to। तो आपको ना पूछ रहा है ये कौन सा पार्टिकल आपको लगता है। आप एक चीज समझो ध्यान से, मान लो ये इस तरीके से मेरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे कि इसने बोला है यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, सोचो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगता है वो ऊपर लगता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस पे जो फोर्स लगता है ऊपर है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये ऊपर निकल जाता, और अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसे जाएगा, नीचे, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, आप ऐसे भी देख सकते थे इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो आप खुद सोचो ये कैसा चार्ज पार्टिकल होगा, अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे जाता, क्योंकि उस पर फोर्स ऐसे लगता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता
है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही होगा ऑब्वियसली। अब आप ऑप्शन सोचो ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि आप इस पे फोर्स देखो डाउनवर्ड लग रहा है, ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम ध्यान से समझते हैं, कई बार रेडियस में कंफ्यूजन रहती है। आप रेडियस का फॉर्मूला देखो, रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, mv डिवाइडेड बाय qb। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, m के। रेडियस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो तो दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो अलग होगा। अगर एक क्लॉक घूम रहा है तो एंटी क्लॉक घूमेगा। ठीक है ना, एक क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक घूमेगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कैसे घूमेगा, इस तरीके से। प्रोटॉन कैसे घूम रहा होगा, इस तरीके से। इसका रेडियस मैंने मान लिया rp। तो प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है, वो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फील्ड ऐसे है। और अगर यहीं से हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, मान लो वेलोसिटी ऐसे थी, और यहीं से सेम स्पीड से इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, है ना, सेम स्पीड, प्रोटॉन को भी यही सेम स्पीड दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को भी सेम स्पीड दे रहे हैं। तो स्पीड हमने दोनों का सेम दिया है, पर रेडियस किसका बड़ा होगा, सोचो। रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस मास पे डायरेक्टली और चार्ज पे इनवर्सली। आप जानते हो मास जो होता है ना प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है, और जो चार्ज होता है ना प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, दोनों का चार्ज सेम। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे एक प्रोटॉन जा रहा था, आगे एक इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो ऊपर की तरफ घूमने लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऐसे, बट इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी काफी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस प्रोपोर्शनल है मास के, अगर स्पीड सेम है दोनों की। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो यहाँ पे जो रेडियस होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेडियस होगा वो प्रोटॉन का काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास 1000 टाइम्स, उससे भी ज्यादा टाइम्स आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, क्लियर है। चार्ज तो दोनों का सेम है, मास दोनों का अलग है, तो दोनों अलग डायरेक्शन में घूमेंगे और इलेक्ट्रॉन का रेडियस छोटा होगा इफ दे एंटर, इफ बोथ हैव सेम स्पीड। अगर दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है। हाँ, अगर दोनों की एनर्जी सेम होगी तो फर्क अलग आएगा। दोनों की एनर्जी सेम होगी तो अलग आंसर आएगा, स्पीड सेम होगी तो अलग तरीके से आंसर आएगा, बट मिलेगा कुछ आपको ऐसा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सोचो। Two particles A and B of masses ma and mb respectively having the same charge are moving in a plane। यानी कि यहाँ पे चार्ज दोनों का सेम है, मास अलग है। दोनों पार्टिकल्स का मास अलग है, चार्ज सेम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हो रहा था। ठीक है ना, दे हैव सेम चार्ज, बट यहाँ पे दोनों की पोलैरिटी भी सेम है, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले केस में क्या होता था, एक ऊपर जाता था तो एक नीचे जाता था, पर यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। A uniform magnetic field perpendicular to the plane, the speed of the particle are va vb, then the trajectory is as shown। आपको इनमें से किसका रेडियस बड़ा नजर आ रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, आर ए आपको बड़ा नजर आ रहा है और आर बी आपको छोटा नजर आ रहा है। क्या फॉर्मूला होगा, अगर हम ध्यान से देखें, मैं आर ए की बात करूं, मुझे नजर आ रहा है ये बड़ा है आर बी से, दिख रहा है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, एम ए वी ए डिवाइडेड बाई क्यू ए इंटू बी, दिस इज ग्रेटर देन एम बी वी बी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ बी इंटू बी। और उसने बोला है दोनों के चार्ज सेम है, उसने बोला है सेम चार्ज, यानी कि ये सेम हो गया, क्यू ए क्यू बी सेम हो गया, बी बी सेम हो गया। क्वेश्चन में दिया गया है क्यू ए क्यू बी सेम है, इसलिए मैंने काट दिया। तो बचा क्या बस मेरे पास, एम ए वी ए किससे बड़ा होना चाहिए, एम बी वी बी से। बस मैं इतना ही तो जानता हूं कि मोमेंटम ए का बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी। ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, मुझे ये नहीं पता किसकी स्पीड ज्यादा है, मुझे ये नहीं पता किसका मास ज्यादा है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं एम ए वी ए इसका ज्यादा है, एम बी वी बी इसका कम है। यहां मैं खुल के नहीं कह सकता मास किसका ज्यादा है, मुझे नहीं पता चार्ज किसका ज्यादा है, मुझे सिर्फ ये पता है मोमेंटम ए का बी से ज्यादा होगा, यानी कि जो भी ए का मोमेंटम होगा वो बी से ज्यादा होगा। दोनों का मोमेंटम अलग है, अगर दोनों का मास सेम होता तो अलग बात है, फिर मैं कहता कि अगर मास भी सेम है तो वी ए बी बी से ज्यादा हो जाएगा। A proton started moving with speed v normal to the uniform magnetic field. Time period of revolution of proton is t. Whether the proton starts moving with speed, when the proton starts moving with speed 2v normal to the same uniform field, its new time period is इतना।
देखो मजेदार क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक प्रोटॉन है जिसको हमने किसी स्पीड v से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा, उसका टाइम पीरियड कितना था, t था। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने अभी अच्छे से डिस्कस किया है, 2πm डिवाइडेड बाई qb है ना। ये प्रोटॉन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? अरे नहीं कर रहा। क्या ये डिस्कस मैंने किया था आपसे? किया था ना, बताया था ना। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो यही कह रहा है, वो यही कह रहा है। वो कह रहा है पहले वो घूम रहा था, टाइम पीरियड टी था, अब उसकी स्पीड बढ़ा दी तो टाइम पीरियड क्या होगा? अरे इंडिपेंडेंट है भाई। कैसे समझाएं हम आपको? हैं इंडिपेंडेंट है भाई, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ वी। अरे स्पीड बढ़ाओ या घटाओ, प्रोटॉन का रेडियस बढ़ेगा। स्पीड बढ़ा दो, प्रोटॉन बड़े रेडियस में घूमने लगेगा। स्पीड घटा दो, प्रोटॉन स्मॉल रेडियस में घूमेगा। अरे ज्यादा स्पीड से बड़े रेडियस में घूमेगा, कम स्पीड से छोटे रेडियस में घूमेगा, टाइम सेम रहेगा। बड़ा चक्कर लगाना है ज्यादा स्पीड से लगा लेगा, छोटा चक्कर लगाना है कम स्पीड से लगा देगा, बट टाइम पीरियड यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। A vertical wire carries a current in upward direction. If an electron beam sent horizontally towards a wire, then it will deflect. कहने का मतलब है, मान लो एक वायर है, इसमें कुछ करंट जा रहा है I, ठीक है। अब आप जानते हो इसकी वजह से, मैं मान लेता हूँ एक बीम आ रही है, उसने बोला ये वर्टिकल वायर है, वर्टिकल डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब वो बोल रहा है एक बीम आ रही है। किसकी बीम आ रही है? इलेक्ट्रॉन बीम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं चलते हुए, हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। तो मान लो यहां से आ रही है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रही हो सकता है ऐसे आ रही हो, टूवर्ड्स द वायर आ रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, मान लो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, मैंने मान लिया ऐसे जा रहे हैं, दोनों साइड से देख लेंगे। तो आप सोचो इसकी वायर की कोई फील्ड होगी यहाँ पे, इस वायर की, पर्पल वाली वायर की करंट की कोई फील्ड होगी। आपको पता है यहाँ पे ये होगी आउट ऑफ द पेज, यहाँ पे होगी इनटू द पेज, ठीक है ना। कैसे देखा? ऐसे पाम रूल से देखा, आउट ऑफ द पेज, और यहाँ पे देखा इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज। अब आप सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा, फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रॉन है। पहले सोचो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स कहाँ लगता, सोचो, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स कहाँ लगता है ना। इस रूल से बता सकता हूँ। आप बोलते फील्ड आउट ऑफ द पेज है तो ये नीचे की तरफ जाता, ऐसे देख सकते हो ना। यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो नीचे जाता, पर ये कैसा चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये करंट के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है अभी, यानी कि इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। आप सोचो सर वहां से आ रहा होता तो, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता टूवर्ड्स द वायर, हमें डायरेक्शन तो पता नहीं ना कहां से आ रहा है, तो देख लो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ऊपर जाता, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरीके से आ रहा है और मेरे जो फील्ड है वो इनटू द पेज है ना। यहाँ पे जो मेरी फील्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था, है ना, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था, फील्ड मेरी ऐसे थी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, फील्ड मेरी यहाँ पे आउट ऑफ द पेज है इस तरीके से, है ना। यहाँ पे जो मेरी फील्ड है वो कैसी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, आउट ऑफ द पेज है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरी फील्ड है वो मेरी आउट ऑफ द पेज है, करंट ऊपर जा रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, फील्ड मेरी आउट ऑफ द पेज है। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हो, क्योंकि अगर मेरी फील्ड कैसी है, आउट ऑफ द पेज है ना, आप ऐसे कर लो, तो इस पे फोर्स कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, नेगेटिव है तो अपवर्ड। यहाँ पे देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो राइट साइड होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा होता, फील्ड ऐसी होती तो फोर्स नीचे लगता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, डन है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ओके, तो आप यहाँ से फोर्स के हिसाब से देख सकते हो। अगर कोई लेफ्ट से आता तो आप ये रूल लगा सकते हो, राइट से आ रहा है इसलिए मैं ये वाला रूल नहीं लगा रहा था, हम रूल नहीं लगा रहा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल लेफ्ट से आता है तो हम ये वाला रूल लगा के बता देते हैं। बट यहाँ पे तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो फील्ड मेरी ऐसे है, तो फोर्स कैसा लग रहा होता है? इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो करंट ऐसे होता तो फोर्स नीचे होता। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो करंट इधर होता, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती, फील्ड मेरी इनटू द पेज होती, तो फोर्स नीचे लगता। बट क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, आप ये भी कह सकते हो करंट राइट साइड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो करंट राइट साइड है, तो करंट राइट साइड, फील्ड इनटू द पेज, तो फोर्स अपवर्ड, यानी कि दोनों ही केस में ऊपर लगेगा।
प्लीज रिमेंबर यहाँ पे ये कर्ल रूल नहीं लगा सकते, जो मैंने आपको थंब रूल बताया था यहाँ पे, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से आए। यहाँ से आए तो नहीं लगता ये वाला रूल। चार्ज पार्टिकल यहाँ से आए तो ये रूल लगाना, यहाँ से आए तो मत लगाना ये वाला रूल, क्योंकि फिर ये गलत आंसर देने लगेगा। रिमेंबर, इसलिए हमेशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया करो, इससे कभी भी आंसर गलत नहीं आता। तो दोनों ही केस में फोर्स ऊपर लगेगा, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, if an electron enters a magnetic field with its velocity pointing in the same direction of field, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हो और वेलोसिटी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज फील्ड, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, कोई फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? नहीं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ फील्ड एट सम एंगल, यानी कि अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और अगर हम ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ एंगल, यहां पे चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, यानी कि if theta is angle between, if theta is angle between charge particle and magnetic field, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, थीटा कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, जो हमने पीछे कंसीडर किया था केस, बहुत ध्यान से देखो। अभी जो हम पीछे कंसीडर करते थे, इसमें हम लोगों को क्या फील होता था, जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हमने कहा था मान लो ये यहाँ पे आते हैं एक बार दोबारा से, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बोलो आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है मेरी, अगर हम ध्यान से देखेंगे आउटवर्ड्स है। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल कैसे घूमता हुआ आपको नजर आया था, इस तरीके से, है ना। चार्ज पार्टिकल आपको कैसे घूमता हुआ नजर आया था आपको, क्लॉकवाइज, है ना, आगे की तरफ जा रहा है राइट साइड में, ऐसे भी दिखा सकता हूँ, है ना। बट ये वाला रूल तभी लगता है जब वो आगे जा रहा हो, तभी देखना, नीचे से देखोगे तो गलत लगेगा ये, ठीक है ना। इसलिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते थे। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है। यानी कि मान लो ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा यहाँ पे, इस तरीके से। ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ये चार्ज पार्टिकल आपको ऐसे क्लॉकवाइज नजर आएगा अगर फील्ड ऐसे है, ठीक है। और वहीं पे अगर मेरी फील्ड इनटू द पेज है, तो आपको ये चार्ज पार्टिकल कैसा नजर आ रहा था मूव करता हुआ, ये चार्ज पार्टिकल आपको कुछ इस तरीके से घूमता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा था। आप एक चीज ध्यान से देखना, चार्ज पार्टिकल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड घूम रहे हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, इस पेन से देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर लगाता है ना। जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, पाथ सर्कुलर होता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आसपास ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही घूम रहा है ना। ये अगर आप चार्ज पार्टिकल देख रहे हो, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड आपने बोला इनटू द पेज है, इस तरीके से एंटर कर रही है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 चक्कर लगा रहा है, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। और मैग्नेटिक फील्ड मान लो मेरे हाथ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये मेरा हाथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसके अराउंड इस तरीके से, चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, फील्ड के आसपास इर्द गिर्द ये ऐसे चक्कर लगाता है। क्लॉक या एंटी क्लॉक डिपेंड करता है कैसे एंटर किया है, ओके। और फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहां पे अब हमारा थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया, सिचुएशन ऐसे बदल गई है कि अब हमारे केस में यहां पे हम लोगों को क्या दिया गया, कुछ एंगल। अब मान लेते हैं मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है, मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी। तो ये जो मैंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लिया वो कैसे कंसीडर की है, बी, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी, ठीक है। और ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, अब मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये रहा, मान लो ऐसे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये रहा मेरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, ठीक है। इसका कुछ एंगल होगा, अगर हम ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड से अगर आप इसका एंगल निकालना चाहते हो तो आप देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला, ठीक है ना। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, तो हमें ये वाला एंगल देखना है, दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, टेल टू टेल ज्वाइन करो ना, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो टेल टू टेल ये एंगल होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है।
तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे अगर मैं ध्यान से देखूं। एक कंपोनेंट राइट साइड आएगा वेलोसिटी का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक वेलोसिटी का राइट साइड कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा मेरा v cos थीटा। एक ऊपर की तरफ आएगा, ये क्या हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है ना। एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड v sin थीटा। सोचो अगर v cos थीटा ना होता, यानी कि ये पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा होता तो ये सर्कुलर मोशन लेता। सोचो अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता, ये सर्कुलर मोशन लेता, तो इसका मोशन कैसा होता। अगर ये सोचो ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता तो फोर्स कहाँ लगता। सोचो अगर ये ऐसे मूव कर रहा होता तो इस पर फोर्स कहाँ लगता। सोचने वाली चीज, अगर ये ऐसे मूव कर रहा होता, ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता, फोर्स कहाँ लगता। कैसे देखते, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हो। आप बोलते कि सर करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको कर लो और करंट ऊपर है। देखो करंट ऊपर हो गया, एंगल नहीं बदलना चाहिए उंगलियों में, गड़बड़ हो जाएगी। देखो मेरी उंगलियों के बीच का एंगल नहीं बदलता। आपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में करी, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड करो, बाकी दोनों उंगलियों को भूल जाओ, ठीक है ना। मैं भूल गया, तो सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड करी। अब आप इस फिंगर को खोलो, ये किसकी डायरेक्शन में करनी है, ये वाली फिंगर करंट, करंट कहाँ है ऊपर, वेलोसिटी कहाँ है ऊपर। अब आप थंब को खोलो, अब थंब देखोगे आपको इनटू द पेज मिलेगा। थंब का मिलेगा आपको इनटू द पेज, यानी कि इस पे फोर्स इनटू द पेज लगता। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो आपके पास ये है चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल आपको ऐसे ऊपर जा रहा है तो इस पे फोर्स लगता है ना। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस पे फोर्स लगता है। ये ऐसे 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 सर्कल कंप्लीट करता, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड सर्कल कंप्लीट करता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमता। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर सिर्फ वेलोसिटी मेरी परपेंडिकुलर होती तो ये इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने बताया ये चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ऐसे 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 सर्कल कंप्लीट करता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता, ठीक है ना। पर अब इसके पास आगे की तरफ भी एक वेलोसिटी है, यानी कि v cos थीटा। इसके पास आगे की तरफ भी एक वेलोसिटी है, यानी कि v cos थीटा। इसको मैं दोबारा से थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से और दिख जाएगा, हम लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी। यानी कि अब मैं चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करता हूं दोबारा से। मान लेता हूं मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है। कितना एंगल है इसका, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मान लिया हमने एंगल इस डायरेक्शन में, ये एंगल हो गया, तो ये हो गई मेरी v cos थीटा और एक वेलोसिटी ऊपर है v sin थीटा। तो v sin थीटा चाहता है सर्कल में घूमे और v cos थीटा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती थी तो कोई फोर्स नहीं लगता था, क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला था। यानी कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ये मेरी वेलोसिटी है, इसका ये वाला कंपोनेंट सर्कल में घुमा रहा है और ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहा है। ये सर्कल में घुमाएगा, ये आगे ले जाएगा, ये सर्कल में घुमाएगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ले जाएगा। यानी कि यहाँ दो कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको v परपेंडिकुलर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का साइन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ये v साइन थीटा है ना, इसको मैं कुछ लिख रहा हूँ v परपेंडिकुलर और इसको ऐसे लिख रहा हूँ v पैरेलल, ठीक है ना। ये किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और ये किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यहाँ पर v पैरेलल क्या करेगा, v पैरेलल चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट स्पीड से ले जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से ले जाएगा, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि ये वाले कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल आगे हमेशा बढ़ता रहेगा, किस स्पीड से, v cos थीटा से। और v परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये सर्कल में घुमाएगा, ये सर्कल में घुमाएगा। यानी कि यहाँ जो मोशन है वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि ये कहेगा सर्कल में घूम, ये कहेगा आगे बढ़, ये कहेगा कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़, ये कहेगा नहीं बस एक सर्कल में घूम। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर v cos थीटा ना होता तो क्या होता, v cos थीटा ना होता तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता, पर v cos थीटा इसको आगे ले जाएगा, यानी कि ये घूमते घूमते आगे जाएगा इस तरीके से। फिर से देखो इसका मोशन कैसा होगा, आप मेरे हाथ में देख सकते हो। यानी कि ये पहले सर्कल में घूम रहा था, बट v cos थीटा की वजह से ये आगे भी बढ़ेगा एक कांस्टेंट स्पीड से, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल भी आगे बढ़ रहा है और सर्कल में भी घूम रहा है। तो रियलिटी में जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो सर्कुलर मोशन और एक लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो आप अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो इसका रियलिटी में मोशन होगा
वो कुछ ऐसा होगा, वो शुरू यहाँ से करेगा, सर्कल में घूमने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ेगा, जैसे स्प्रिंग में होता है, ठीक है ना, जैसे कि स्प्रिंग मोशन होता है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगा, सॉरी ऐसे, ठीक है ना, जैसे स्प्रिंग में होता है, इसका मोशन कुछ ऐसा सा मोशन होगा, ऐसा करें जैसे सोलोलॉइड टाइप होता है, इसको हेलिक्स मोशन कहते हैं। यानी कि ये सिर्फ घूम नहीं रहा, ये आगे भी बढ़ रहा है। घूमता अपनी जगह पे अगर v cos थीटा ना होता, अगर v परपेंडिकुलर होता मैग्नेटिक फील्ड के, तो यानी कि यहाँ पे मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मोशन इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से आपको इसका मोशन नजर आएगा। ये सर्कल में भी घूम रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का मोशन आपको लेता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पहले अंदर जाएगा, ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ से यहाँ ऊपर आएगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का आपको मोशन इसका नजर आएगा, ठीक है ना। मतलब पहले ये अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में ये जितना डिस्टेंस चलता है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में ये जितना डिस्टेंस चलता है, इसको हम बोलते हैं इसकी पिच, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें मिट गई हैं मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ये हमारा v पैरेलल, ये हमारा v cos थीटा था बच्चों, ये मेरा v cos थीटा था, इसी को हमने v पैरेलल कहा था। ये मेरा v cos थीटा था, इसी को हमने v पैरेलल कहा था, वो लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट टाइम पीरियड में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये दो ऊपर वालों के बीच में या इन दोनों के बीच में, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। इसको हम बोलते हैं पिच, PITCH, दिस इज नोन एज पिच, इसको हम बोलते हैं पिच। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, v परपेंडिकुलर की वजह से। यहां से क्लियरली हम लिख सकते हैं q v परपेंडिकुलर b इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यानी कि अब यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फोर्स है वो वी परपेंडिकुलर की वजह से मिल रहा है, वी पैरेलल की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिल रहा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप रेडियस की बात करोगे तो आप लिख सकते हो एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी, और अगर हमें ये एंगल पता है तो हम इसको एम वी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वी परपेंडिकुलर मेरा वी साइन थीटा है डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये मेरा रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि इसका जो रेडियस है, अगर आप निकालना चाहते हो इसका जो रेडियस है वो क्या होगा सर्कुलर पाथ का, वो ये होगा। और अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे पिच की, तो पिच निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पिच निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कंप्लीट टाइम पीरियड में ये कितना आगे जा रहा है। तो पिच का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड along magnetic field, distance travel along magnetic field in one time period, ठीक है ना, in one time period, एक complete time period में ये कितना distance travel कर रहा है, इसी को हम यहाँ पे pitch रेफर कर रहे हैं। पिच निकालेंगे कैसे, अगर हम ध्यान से देखें, मैं दोबारा से एक बार डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे पाथ हमारा कवर हुआ था ना, इस तरीके से हमने इसका पाथ कवर किया था, देखा था हमने मैग्नेटिक फील्ड मेरी कौन सी डायरेक्शन में थी, यहाँ पे हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कंसीडर की थी। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। इनिशियल वेलोसिटी की जो बात करें वो कुछ ऐसे थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी मेरी v कुछ इस तरीके से थी, है ना। तो फोर्स मेरा इनटू द पेज लगना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, ठीक है, फोर्स मेरा इनटू द पेज लगना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाया था कि एक तरफ से बाहर आ रहा है, एक तरफ से ये अंदर जा रहा है, इस तरीके से जस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, मोशन को समझाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। लेट मी जस्ट रीड्रो ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ही था ना हमारा मोशन। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, पिच का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली पिच का मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसी को हमने डिफाइन किया था पिच। तो पिच निकालने का भी हमने एक फॉर्मूला देखा। पिच निकालने का एक तरीका है, वो है टाइम पीरियड को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं v cos थीटा से। यानी कि टाइम पीरियड को आप मल्टीप्लाई कर दो v पैरेलल से, क्योंकि v पैरेलल की वजह से ही आप आगे जा रहे हो। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आप जितना आगे बढ़ जाते हो, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आप जितना आगे बढ़ जाते हो, वही हमें क्या दे रहा है, पिच दे रहा है। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आप जितना आगे बढ़ रहे हो, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो बट यहाँ पे खत्म कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे शुरू करके यहाँ पे खत्म नहीं कर रहे, यहाँ से शुरू कर रहे हो
और यहाँ पे खत्म कर रहे हो। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आप जितना आगे बढ़ जाओगे वही हम लोगों को पिच देगा, मतलब टाइम पीरियड इंटू वी पैरेलल वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा, वो तो रहेगा 2πm/qb, ये सेम रहेगा क्योंकि ये तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, इस पे कुछ भी परपेंडिकुलर वी पैरेलल नहीं है। मल्टीप्लाई बाय वी कॉस थीटा, दिस इज डिफाइंड एज पिच। तो पिच एक डिस्टेंस है बेसिकली, पिच की अगर हम बात करें ये डिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर में ही होगी, तो ये एक तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल जो आप कर रहे हो ये वही है। ओके, यानी कि फॉर्मूलाज पे अगर हम ध्यान से देखें, हमारा रेडियस का फॉर्मूला अलग आ गया है, वो एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी आ गया है, यानी कि एम बी साइन थीटा बाय क्यू बी आ गया है। कई बार सवाल में हम लोगों को वी परपेंडिकुलर डायरेक्टली दे तो हमें उसको डायरेक्टली यूज करना है, हो सकता है हमें क्वेश्चन में वी परपेंडिकुलर डायरेक्टली दे दे तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, सपोज आपको एक चार्ज दिया है, ठीक है ना, चार्ज आपको दिया है इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास तो आप जानते ही हो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और हमें इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ये दे रखी है 2i कैप माइनस 3j कैप, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो हमें दे रखी है -4, हमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो देखिए -4j कैप। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें दी है, वेलोसिटी इसकी -4j कैप मीटर पर सेकंड में, और सॉरी टेस्ला में, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, और स्पीड मेरी मीटर पर सेकंड में, ये हमें दी है। ठीक है, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोले यहाँ पे रेडियस कितना होगा, तो आप बोलोगे एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो आप सोचो एम वी परपेंडिकुलर क्या होगा, वेलोसिटी में दो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, -j कैप, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, 2i कैप माइनस 3j कैप, यानी कि ये जो 2 वाला कंपोनेंट है इसको आप वी परपेंडिकुलर बोलोगे, और 3 वाले कंपोनेंट को आप वी पैरेलल बोलोगे, क्योंकि वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इसके पैरेलल है, क्योंकि ये भी -j कैप में है और ये -3j कैप है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और ये वाला कंपोनेंट क्योंकि आई डायरेक्शन -j डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी इसका मास है यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाय वी परपेंडिकुलर की जगह आप डाल सकते हो 2 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपकी 4। ठीक है ना, -4 की जरूरत नहीं है, रेडियस निकाल रहे हैं, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। अगर पिच पूछे, सपोज आपसे बोले कि पिच कितनी होती, तो पिच में क्या करते हैं आप टाइम पीरियड निकालते, यानी कि 2πm डिवाइडेड बाय QB इंटू वी पैरेलल, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 2 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डालते, मैग्नेटिक फील्ड हम डालते 4, है ना, इसका मैग्नीट्यूड देखो 4 है, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता, देखो ध्यान से, वी पैरेलल की जगह हम डालते हैं यहाँ पे 3। ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट वी पैरेलल है, यहां से हमें पिच मिल जाती। क्लियर है? ठीक है, ये वी पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, किस तरीके से सवाल एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको एंगल वगैरह ना दे, ये क्वेश्चन तब आता है जब एंगल ना दे, एंगल दे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एंगल दे तो आप cos थीटा sin थीटा यूज करके निकाल सकते हो, और सवाल में एंगल ना दे तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, विदाउट एंगल ऐसे पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, an electron moves with a velocity 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड in a magnetic field of induction 0.3 टेस्ला, यानी कि एंगल हमें दिया है 30 डिग्री, हमें स्पीड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एंगल दिया है, E/m का रेशियो दिया है, स्पेसिफिक चार्ज दिया है, रेडियस ऑफ द पाथ पूछा है, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ पाथ होगा वो mv sin थीटा डिवाइडेड बाय QB होगा, यानी कि m की जगह हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ Q/m हमें दिया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V sin थीटा डिवाइडेड बाय Q/m, स्पेसिफिक चार्ज दिया है ना, इनटू B। क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q/m हमें डायरेक्टली दे दिया है, ये दे रखा है ना हम लोगों को, अब इसको हम यूज कर लेते हैं, V sin थीटा की जगह, V की जगह 10 की पावर 3, sin थीटा की जगह 1/2,
क्योंकि साइन 30 डिग्री है, ये हमें एंगल दिया हुआ है थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, क्यू बाई एम की जगह 1.76, ठीक है, इंटू 10 की पावर 11। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी कितनी है हमें दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 दे रखी है, ये हमें दे रखी है 0.3। ओके, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं पावर देख के भी आंसर कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें 0.3 इंटू 1.7, ठीक है, कितना आता है, 17 3 51 होता है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर 10 की पावर 3 था, ऊपर 10 की पावर -11 ले जाओ, नीचे 1.76 है, अप्रोक्सीमेटली 75 लिख दो या फिर 7 लिख दो, जो भी है, अप्रोक्सीमेशन से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 1.7 हो गया, इंटू 0.3 हो गया, इंटू 2 हो गया, ठीक है ना, इंटू 0.3 हो गया, इंटू 2 हो गया, अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ। 1.17 3 कितना होता है, 51 होता है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली नीचे कितना आ जाएगा, 1.7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.5, तो नीचे 1 बन जाएगा, देखो ना, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 17 इंटू 3, अप्रोक्सीमेटली मैं निकाल रहा हूँ, 17 इंटू 3 51 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 हो गया, 2 डेसिमल है, तो नीचे 0.5 इंटू 2 1 हो गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ऊपर 10 की पावर 11 ये आ जाएगा -8। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोरेंस फोर्स और मोशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे प्रेजेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे प्रेजेंट होगी, और चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कंबाइंड देखेंगे कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें इसकी कुछ वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v है, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे लग रही है, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कुछ, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कहीं पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे यूनिफॉर्म दे दी है, मान लो कुछ इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म है आपकी, कुछ दे रखी है, तो इस पे दोनों फोर्स लगेंगे, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इसी को हम लोरेंस फोर्स कहते हैं, जो टोटल फोर्स लगता है इसी को हम बोलते हैं लोरेंस फोर्स। तो लोरेंस फोर्स क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, है ना, यानी कि यहाँ पे जो सम होगा ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मैं वेक्टर सम लिख देता हूं क्योंकि दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसी को हम लोरेंस फोर्स का नाम दे रहे हैं। तो यानी कि यहां पे अगर हम लोरेंस फोर्स देखें वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो भी चार्ज है इसको V क्रॉस B। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें यहां से मैं Q को कॉमन ले सकता हूं और E प्लस V क्रॉस B, ये हम कंडीशन ले सकते हैं, यानी कि ये मेरा नेट फोर्स हो जाएगा। तो दोनों का सम आ जाएगा यहाँ पे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चेंज कर सकता है, एनर्जी चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, सिर्फ डायरेक्शन को बदल सकता है, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, ये बात हमने पहले भी देखी थी, आप फिर से याद रखना। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन भी बदल सकता है, मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा लोरेंस फोर्स का यहाँ पे, ओके, क्लियर है। अब हो सकता है नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, इफ नेट फोर्स इज जीरो, अगर हम ध्यान से देखें एक चीज हम लोग यहाँ याद रख सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ एफ नेट इज जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसका वेक्टर सम जीरो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। किसकी डायरेक्शन अपोजिट है, फील्ड और फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट है या फोर्सेस की, फोर्सेस की। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी फील्ड अपोजिट होंगी, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना।
मैग्नीट्यूड वाइज आप कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो QE बराबर हो जाएगा QVB के, यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे, यहाँ से जो मेरा E आ जाएगा वो आ जाएगा VB के इक्वल, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है, सही है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज कह रहे हो तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट वेक्टर फॉर्म में गलत है ये फॉर्मूला, सिर्फ वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, ये लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट है, ओके, दिस इज लॉरेंस फोर्स। अब नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज, इसमें क्या करते हैं, वी यूज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीजन समझना है। यहां पे वेलोसिटी सिलेक्टर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंसीडर करेंगे पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इन सच अ वे नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है ना। इन सच अ वे, ये इंपॉर्टेंट है, इन सच अ वे that F net is equals to 0, यानी कि इनको ऐसा चूज करो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी चूज करो, परपेंडिकुलर चूज करो कि नेट मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखें, मान लो यहाँ पे मेरी एक ये प्लेट है, ठीक है, और ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। कैसी चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसे ही आपने एक प्लेट नीचे कंसीडर कर ली और मान लो ये कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ये प्लेट कैसी है मेरी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरीके से आपको मिलेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पे हो, तो अब यहां पॉजिटिव एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेट अस से Q, ठीक है। मान लो ये आगे की तरफ जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी v से आगे जा रहा है। अब ये जैसे ही एंटर करेगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, देखो इसकी वेलोसिटी तो v आगे है, बट ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। कितना फोर्स लगेगा, QE। तो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, कितना, QE नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मैं चाहता हूं ये अनडेविएटेड सीधा निकल जाए आगे, तो एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो मैं चाहता हूं इस पे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगे, इसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऑन करनी पड़ेगी इनटू द पेज। ये कैसे पता चला, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ऑन करनी पड़ेगी, एक बार चेक कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी या नहीं होगी। हम बी को इनटू द पेज क्यों चूज कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हो तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट आगे, तो इस पे फोर्स कहां लगता था, ऊपर, यानी कि यहां पे जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो QVB लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा, ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB ऊपर। और अगर मैं चाहता हूं इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाए, तो ये सीधा निकल जाए, अनडेविएटेड निकल जाए, तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होने चाहिए, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यानी कि यहां से क्या कंडीशन मिलेगी, हम कह सकते हैं QVB QE के इक्वल हो जाएगा, यानी कि VB किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे VB किसके इक्वल हो जाएगा, ये E के इक्वल हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी E बाई बी। वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, E बाई बी। जो पार्टिकल ऊपर जाएंगे उनके लिए मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि अगर आपका QVB QE से ज्यादा हो गया तो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, यानी कि इन पार्टिकल के लिए VE बाई बी से ज्यादा होगा। अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है सीधा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी E बाई बी से ज्यादा है। और कोई पार्टिकल अगर हम ध्यान से देखें नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर, कोई पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है उनके लिए V क्या होगा, E बाई बी से ऑब्वियसली कम होगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखना, एक्चुअली वेलोसिटी सिलेक्टर में बहुत सारे पार्टिकल्स डाले जाते हैं एक साथ, और हम क्या करते हैं, मान लो मुझे 1000 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल चाहिए, तो मैं यहाँ E बाई बी का रेशियो 1000 रख लेता हूँ। तो 1000 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल सब सीधे आ जाते हैं, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता क्या हो रहा है। और जिनकी वेलोसिटी क्या होती है, इससे ज्यादा होती है 1000 से, वो ऊपर चले जाते हैं, जिनकी कम होती है नीचे। सारे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव लूंगा तो उल्टा हो जाएगा, बट जिनका रेशियो E बाई बी के इक्वल होगा वही अनडेविएटेड
सीधे निकलेंगे। यही वेलोसिटी सेलेक्टर का प्रिंसिपल है। यहां पे क्वेश्चन है, इन an electron enters a region where electrostatic field is 20 Newton per coulomb and magnetic field is 5 Tesla. Both electric field are normal to the path of electron. ठीक है ना, both the fields are normal to the path of the electron. दोनों ही field perpendicular है. Electron pass undeflected and the velocity. तो ये तो simple question हो गया. Velocity किसके इक्वल होनी चाहिए हम जानते हैं, E/B के इक्वल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है 20 और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, देन अगर E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, इट विल ऑलवेज मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ B, इट विल ऑलवेज मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ E, इट ऑलवेज पोजेसेस सर्कुलर मोशन, इट मे गो अनडिफ्लेक्टेड। यानी कि ऑलवेज वाले ऑप्शन सारे गलत हैं, ऑलवेज तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये जा सकता है अनडिफ्लेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि ये भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, बट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो सर्कुलर मोशन होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ हेलिक्स टाइप पाथ भी ले सकता है, अलग अलग पाथ हो सकते हैं, तो ऑलवेज वाली कंडीशन सही नहीं है। मे लिखने का मतलब है कि हो सकता है वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए, और अनडिफ्लेक्टेड कब निकलेगा, जब उसकी स्पीड E/B के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मे लिखा इसलिए इसको बचा लिया उसने। अगर यहाँ इट विल ऑलवेज गो अनडिफ्लेक्टेड होता तो ये गलत हो जाता ऑप्शन, है ना, इट ऑलवेज नहीं आएगा, इट मे आएगा, तो मे वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि E/B के इक्वल होगा, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ होमोजीनियस इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। मान लो उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, ठीक है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। नाउ अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी पैरेलल टू E। मान लो अगर आपने कोई वेलोसिटी ले ली E के पैरेलल, मतलब इसकी प्रोटॉन की वेलोसिटी V है, इधर है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, इस पे फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, पर इसकी स्पीड पैरेलल है B के, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका QE होगा, इससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ जाएगी पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इट गो ऑन इन द सेम लाइन सेम डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ओके, क्लियर है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, यहीं से आगे चर्चा जारी रहेगी, अभी हम फोर्स को और डिस्कस करेंगे। आज हमने चार्ज पार्टिकल के मोशन को बहुत ध्यान से देखा है, कैसे इस पे फोर्स लगता है, क्या इसका मोशन होता है। हम अगर ध्यान से देखें, ये याद रखें, सर्कुलर मोशन तब होता है जब ये इसके परपेंडिकुलर होता है, अदरवाइज ऐसे मोशन को जहां वो स्प्रिंग जैसा मोशन करता है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, ऑल्दो मैंने बताया था, आप इसका नेमिंग भी कर लो, ऐसे मोशन को हम हेलिक्स मोशन कहते हैं या हेलिकल। ऐसे मोशन का नाम आप हेलिकल मोशन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको ही हेलिक्स कह सकते हैं। तो याद रखना है, ऐसे मोशन को हेलिक्स या हेलिकल मोशन का आप नाम दे सकते हो। आपसे पूछ सकता है अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो किस तरीके का मोशन होगा, तो वो मोशन कैसा होगा, हेलिक्स या हेलिकल। तो आप लोग अब क्या करेंगे, घर से होमवर्क में आप डीपीपी सॉल्व करेंगे, प्लस आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि देखो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आज भी मैंने काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और वैरायटीज आएंगी, और आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो ध्यान से अच्छे से रिवाइज करके आना। तब तक के लिए टेक केयर, विद अस, सी यू सून, बाय एवरीवन।